Assalamu alaikum, it's Vardali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. We are starting our lesson 18, Social Cognition. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोशल कॉग्निशन एक्चुअली में होता क्या है और कॉग्निटिव मेजर्स में हमारे सोशल वर्ल्ड में जो हमारा कॉग्निशन है वो क्या रोल प्ले करता है। तो इसमें हम देखेंगे सोशल कॉग्निशन का डुअल प्रोसेस क्या है। हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल इंफॉर्मेशन को और उसकी सेंस बनाते हैं। ठीक है, किस तरह हम सोशल कैटेगराइजेशन करते हैं, किस तरह हम स्कीमास बनाते हैं और डिस्कस करेंगे कि कौन से शॉर्टकट्स हैं जिससे हम अपने जो है वो अपने कॉग्निटिव रिसोर्सेज को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले कि सोशल कॉग्निशन होता क्या है। ठीक है, तो सोशल कॉग्निशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम जो है वो याद रख मतलब हम मेमोराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सोशल वर्ड की से जो हमने हासिल की है। यानी जो सोशल वर्ड से या सोशल वर्ड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमने हासिल की, उसे याद किया, उसे इंटरप्रेट किया, उसे एनालाइज किया। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना वो आती है सोशल कॉग्निशन में। ठीक है, सोशल कॉग्निशन मेनली इस चीज पर फोकस करती है कि हमने जो इंफॉर्मेशन ली है उसको यूज करके हम एक जजमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी सोशल कॉग्निशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डुअल प्रोसेस मॉडल ऑफ सोशल कॉग्निशन। ठीक है, तो इसमें पहले सबसे पहले आ जाती हैं स्ट्रैटेजीज। इसमें दो तरह की स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी, एक तो होती है एक्सप्लिसिट कॉग्निशन और एक होती है इम्प्लिसिट कॉग्निशन। एक्सप्लिसिट कॉग्निशन ये होती है कि हम जो भी डिसीजंस या जो भी जजमेंट्स बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम कॉन्शियसली अवेयर होंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉग्निशन ये है कि जो जजमेंट्स, जो डिसीजंस हमने बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली हुए हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, यानी कि वो अनकॉन्शियसली हुए हैं, हम उनसे कॉन्शियसली अवेयर नहीं है। ठीक है, तो हम किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल इंफॉर्मेशन को और किस तरह उसको सेंसेबल तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एक पर्सन को देखते हैं तो आप एक क्विक इम्प्रेशन बना लेते हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको उस टाइम मिनिमल, जो भी कम से कम इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसकी बेसिस पर आप उसका एक जल्दी से इम्प्रेशन बना लेते हैं। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम एक डिटेल्ड इम्प्रेशन बनाएं किसी भी पर्सन के बारे में। ठीक है, तो लकीली हमारे पास ये इम्प्लिसिट कॉग्निशन की चीज जो है वो पहले से हमारे पास होती है कि हम जो है वो सोशल स्ट्रेटजीज के ऊपर मतलब इससे ऑल्टरनेटिव मतलब जो हमारे पास ये एक सोशल स्ट्रेटजी प्रेजेंट है कि हम इम्प्लिसिट कॉग्निशन कर लेते हैं। यानी कि हम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इवेल्युएट कर लेते हैं, जजमेंट्स बना लेते हैं, डिसीजंस बना लेते हैं एक मिनिमल इंफॉर्मेशन की बेसिस पर। ठीक है, तो अगर हमें सोशल वर्ड के बारे में सेंस बनानी है, ठीक है, तो हम चीजों को कैटेगराइज करते हैं। मतलब जो सोशल वर्ड है, अगर हमने उसको एक सेंसिबल तरीके से अपने माइंड में रखना है, ठीक है, तो हमें चीजों को कैटेगराइज करना होगा, हमें थ्योरीज को यानी कि हमें स्कीमास को डेवलप करना होगा कि किस तरह सोशल वर्ड ऑपरेट होता है। तो हम जो है वो कैटेगराइज करते हैं क्रिएचर्स को, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन चीजों को हम कैटेगराइज करते हैं। तो जो हम जो अपने माइंड में ग्रुप्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, इवेंट्स, ठीक है, इन सब चीजों के जो ग्रुप्स बनाते हैं जिनमें कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब एक इवेंट जिस जो के इवेंट्स जो के कॉमन है, ऑब्जेक्ट्स जो के कॉमन है, आइडियाज जो के कॉमन है, ठीक है, उनको जो हम ग्रुप्स बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं कैटेगरी, और वही हमारा कॉन्सेप्ट बनाती हैं। ठीक है, तो जो कैटेगरीज होती हैं यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ही कॉग्निशन का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। बर्नर ने, गुडनाउ और ऑस्टिन ने ये इंडिकेट किया कि जो कैटेगरी की मेंबरशिप है वो कुछ डिफाइंड फीचर्स डिटरमिन करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने एक कैटेगरी बनाई है तो वो कैटेगरी हमने किस बेसिस पर बनाई है, वो कुछ फीचर्स की बेसिस पर हम बना देते हैं। जैसे कि एक एनिमल है, उसकी 3 बॉडी डिविजन्स हैं, 6 लेग्स है, एक एक्सटर्नल स्केलेटन है और उसका रैपिड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसे हम
इंसेक्ट का नाम देते हैं। अब इससे इन एट्रीब्यूट्स से ज्यादा हो या इन एट्रीब्यूट से कम हो, यानी कि 3 बॉडी डिवीजन से कम हो या 6 लेग्स से कम हो, एक्सटर्नल स्केलेटन्स ना हो या रैपिड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना हो, तो हम उसको एनिमल नहीं कहते, उसको कुछ और चीज का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये हमारी एबिलिटी को एक्सपैंड करती है कि हम जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे किस तरह डील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है सोशल कैटेगराइजेशन की, जिसके बारे में हैम्पसन ने बात की 1988 में। तो लोगों की जो क्लासिफिकेशन है इनटू ग्रुप्स, ठीक है, वो उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स पर बेस करती है। ठीक है, तो ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं ये हम किस बेसिस पर करते हैं? हम उनके जो अपीयरल जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, जैसे कि सेक्स है, एज है, रेस है, तो इन पर ये इन्हीं पर हम जो है वो प्राइमरी ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज करते हैं, और एवोल्यूशनरी और सोशल कल्चरल रीजंस की बेसिस पर भी करते हैं। बट कुछ कैटेगरीज जो हैं वो उनके अंदर बहुत फजी बाउंड्रीज होती हैं, यानी कि वो क्लियर नहीं होती। कुछ कैटेगरीज क्लियर नहीं होती, वो किसी स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं आती। तो कैटेगरी जो है वो रेफर करती है कि ये करेक्टर्स हैं, ठीक है, फीचर्स हैं। अब प्रोटोटाइप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं किसी भी कैटेगरी के। प्रोटोटाइप्स जो होते हैं, ठीक है, ये सबसे पहला मतलब प्रोटोटाइप्स में अगर हम प्रोटोटाइप से इस सेंटेंस में अगर हम मीनिंग लें तो इसका ये मतलब है कि जो सबसे पहला वर्जन होता है या किसी भी कैटेगरी का, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है उस कैटेगरी का, वो मेंबर जिसको पहली दफा देखा जाता है, ठीक है, वो उस कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बन जाता है। ठीक है, तो जो कैटेगराइजेशन है उन मेंबर्स की, लेस टिपिकल मेंबर्स की, ठीक है, वो स्लो स्लो भी होती है और एररफुल भी होती है, क्योंकि वो लेस अवेलेबल होते हैं। लेस टिपिकल मेंबर्स यानी कि एक चीज जो कि एक पर्टिकुलर जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक मेल नर्सेस जो है वो बहुत कम है। ठीक है, अब नर्सेस की बात की जाती है तो फीमेल्स पर जो है वो एज्यूम किया जाता है कि फीमेल नर्सेस होंगी। ठीक है, तो ये चीज के ये लेस अवेलेबल है, ये लेस टिपिकल मेंबर्स हैं, एक कैटेगराइजेशन हो चुकी है तो वो उससे रिलेट नहीं करते। ठीक है, तो वो बहुत कम अवेलेबल है, तो ये एररफुल भी होती है। ठीक है, अब अगर हम करेक्ट कैटेगराइजेशन की बात करें तो करेक्ट कैटेगराइजेशन डिपेंड करती है प्रोटोटाइप पर। ठीक है, यानी कि जो प्रोटोटाइप है कैटेगरी इंजीनियर्स की बात की जाए तो मेल्स की बात की जाती है। ठीक है, जिससे एरर आ सकता है अगर हम वही कैटेगराइजेशन करें फीमेल इंजीनियर से। ठीक है, अब ऐसी ही सिमिलर प्रोटोटाइप है नर्सेस के बारे में जो कि फीमेल्स के साथ फिट करती है, और एरर आ सकता है अगर हम मेल्स में कैटेगराइजेशन करें नर्सेस की। ठीक है, अब हम स्कीमास किस तरह डिवेलप करते हैं, तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और इवेंट्स को कैटेगरीज में जो है नहीं डिवेलप करते, यानी कि सिर्फ उन्हीं को मेंटली ग्रुप नहीं करते, बल्कि हम थ्योरीज भी डिवेलप करते हैं उन कैटेगरीज के बारे में। यानी कि कुछ आइडियाज, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ इवेंट्स जिनको हमने सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर एक कैटेगरी बनाया है, उस कैटेगरी को हम सिर्फ एक ग्रुप या कैटेगरी की फॉर्म में नहीं रखते, उनके बारे में हम कुछ थ्योरीज भी डेवलप करते हैं। ठीक है, जिनको हम स्कीमास कहते हैं। ठीक है, स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ कॉग्निशंस होता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, ठीक है, जो कैटेगरी हमने बनाई है उसके बारे में कुछ ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ थिंकिंग्स या हमारे बिलीव्स होते हैं। ठीक है, और जो इवेंट स्कीमास होते हैं उन्हें हम स्क्रिप्ट्स कहते हैं। स्कीमास को हम कभी कभार स्टीरियोटाइप्स भी कह देते हैं, क्यों, जब वो किसी एक स्पेशल या किसी एक सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो तब उन्हें हम स्टीरियोटाइप्स कह देते हैं।
स्कीमास जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर सोशल रोल, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या कुछ कॉमन इवेंट्स के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, लोग जो हैं वो अच्छे या बुरे होते हैं हमारे स्कीमास के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि किसी का एक कंप्यूटर स्कीमा है, वो अच्छा नहीं है तो वो कंप्यूटर को अच्छा नहीं समझेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ स्कीमेटिक प्रोसेसिंग की, तो स्कीमास जो हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड कॉग्निशंस हमने बना ली हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वो पर्सन सॉरी, तो वो पर्सन हम जब भी देखेंगे, हमारा वो स्कीमा हमें बता देगा कि ये पर्सन इस पर ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में भी हमें हेल्प करता है, हमें रिकॉलिंग में भी हेल्प करता है। लाइक जो है वो, जैसे एक पर्सन के बारे में स्कीमा डेवलप है या किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में स्कीमा डेवलप है, तो उस चीज को रिकॉल करना भी आसान होगा। ठीक है, ये हमारी प्रोसेसिंग को स्पीड अप भी करता है। हम ऑटोमेटिकली इससे इन्फ्रेंस निकाल लेते हैं, यानी कि एक पर्सन इस चीज से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि वो इस तरह का होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इन्फ्रेंसेस भी निकाल लेते हैं, हम इंफॉर्मेशन को ऐड भी करते हैं कि हमारी जो इंटरप्रिटेशन होती है, एनालाइजेशन होती है, उसको भी हेल्प आउट करते हैं स्कीमास। हमारी एक्सपेक्टेशंस, यानी कि हमें एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी प्रोवाइड स्कीमा करता है। ठीक है, स्कीमास में अफेक्ट होता है। ठीक है, अब कौन से शॉर्टकट्स हैं जो कि हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज को स्ट्रेच आउट करते हैं? द कॉग्निटिव मेजर, ठीक है, जिसे हम कॉग्निटिव मेजर भी कहेंगे। कॉग्निटिव मेजर जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि किस तरह एक पर्सन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, सिंपलेस्ट तरीके से। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसको किस तरह सिंपलेस्ट वे में जो है वो हम अपने मेंटल शॉर्टकट्स के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं, तो ये होता है कॉग्निटिव मेजर। ठीक है, अब हमारे जो प्रोसेसिंग रिसोर्सेज होते हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। हम इसलिए हम जो है वो मतलब टाइम सेविंग में, मतलब हम टाइम को सेव करें, ज़्यादा टाइम न लगाएं, तो हम मेंटल शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं सोशल वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। टाइम सेविंग मेंटल शॉर्टकट्स को हम ह्यूरिस्टिक्स भी कहते हैं, जिससे हम जो है वो या हम कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सिंपल की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज ये होता है कि हम जल्दी से सोशल जजमेंट बना लेते हैं, और जो रीजनेबल एक्यूरेसी भी उसके अंदर होती है, यानी कि हमारे पास उसकी रीजन भी होती है, रीजनेबली वो एक्यूरेट होती है, क्विक और इजी होती है, मगर इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कभी कभार बाइस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स में ये होता है कि हम जज करते हैं, यानी कि जो एक कैटेगरी, एक मेंबर है एक कैटेगरी का, ठीक है, उसकी बेस पर हम मैच करते हैं कि क्या बाकी मेंबर्स उसके साथ मैच करते हैं या नहीं। ठीक है, यानी कि जैसे एक ओल्ड सेइंग है कि इट लुक्स लाइक अ डक, इट क्वाक्स लाइक अ डक, देन इट इज प्रोबेबली अ डक। यानी कि वो डक की तरह दिखती है, डक की तरह क्वाक करती है, तो प्रोबेबली वो एक डक है। ठीक है, तो इसी तरह हम एक मेंबर्स को देखते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं कैटेगरी के, और उनको मैच करते हैं उससे जिस जो रिप्रेजेंटेटिव था। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स। एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफाइंग इंफॉर्मेशन है बेस रेट। ठीक है, बेस रेट यानी कि जो पहले इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, यानी कि जो प्रियोर प्रोबेबिलिटी, बेस रेट को हम प्रियोर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो पहले वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है, हमने ये देखना था कि पर्सनल डिस्क्रिप्शन की इम्पोर्टेंस क्या है और बेस रेट इंफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो टवर्स्की और कैनमेन ने जो है वो एक स्टडी की, जिसमें उन्होंने कुछ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को एक इमेजिनरी नेम्ड जैक के बारे में बताया।
एक ग्रुप को सिलेक्ट किया, 100 लोगों के ग्रुप को सिलेक्ट किया, जिसमें से कुछ को बताया कि 30 जो हैं 30 इंजीनियर्स थे, और कुछ को बताया कि 70 ऑफ 100 जो है वो इंजीनियर्स थे। तो जो उनमें से आधे थे उनको जो है वो जैक की डिस्क्रिप्शन दी गई, ठीक है। और फिर उनसे पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जैक एक इंजीनियर है, ठीक है। तो रिजल्ट्स ने ये बताया कि वो पार्टिसिपेंट्स जिनको बेस रेट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया, यानी कि पहले जैक की जो पहली इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में बताया गया, तो उन्होंने ज्यादा गैस किया कि वो इंजीनियर है। बट जब उनको जैक की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया, तो तब उन्होंने उस बेस रेट इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया। तो ये टेंडेंसी जो है इसे बेस रेट फैलेसी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक ये होता है कि जो हमारे पास इवेंट है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी या उसकी फ्रीक्वेंसी को कितना इजीली हम जज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो इवेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट के होने की, वो कितना इजीली हम उसकी एग्जांपल्स को, उस इवेंट की एग्जांपल्स को सोच सकते हैं, तो वो होता है हमारा अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसके ऊपर जो है वो स्टडी की थी, स्टडी ऑफ श्वार्ट्ज एट ऑल, ठीक है। इसने रिकॉल किया था 12 कॉग्निटिवली डिफिकल्ट वर्सेस 6 कॉग्निटिवली इजी एग्जांपल्स, ठीक है। इसने एजर्टिव और अनएजर्टिव बिहेवियर की 12 कॉग्निटिवली डिफिकल्ट और 6 कॉग्निटिवली इजी एग्जाम्पल्स को रिकॉल किया और एजर्टिवनेस को रेट किया। तो वो लोग जिन्होंने डिफिकल्टी को अटेंड किया था, मतलब किसी वो जो सर्टेन बिहेवियर्स थे उनको रिकॉल करने में जिन्होंने डिफिकल्टी को अटेंड किया था, एज कंपेयर टू वो जिनको सिर्फ कंटेंट के बारे में बताया गया था। मतलब लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी हुई उस कुछ बिहेवियर्स के जो, मतलब कुछ बिहेवियर जो हुए थे, ठीक है, या जो इवेंट हुए थे, ठीक है, उनको रिट्रीव करना उनके लिए मुश्किल हुआ। उसके कंटेंट को रिट्रीव करना इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंकरिंग और एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। एंकरिंग होता है एक ऐसी टेंडेंसी कि हम जो स्टार्टिंग वैल्यू है या जो एंकर है उससे बाइस हो जाए जब भी हम क्वांटिटेटिव जजमेंट्स बना रहे हों। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिलती है ना, उसको हम जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं किसी भी क्वांटिटेटिव जजमेंट में। तो ये होती है एंकरिंग ह्यूरिस्टिक, ठीक है। तो एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जो कि प्लॉज ने कंडक्ट किया। इसने जो है ये क्वेश्चन पूछा, रिस्पोंडेंट्स थे, ठीक है, कि इज देयर अ ग्रेटर देन 1% चांस ऑफ अ न्यूक्लियर वार अकरिंग। तो उन्होंने 10% जो थे, उन्होंने रिस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि 10% चांस है, ठीक है। तो इज देयर लेस देन अ 90% चांस ऑफ न्यूक्लियर वार अकरिंग सून। जिनसे 90% चांस कहा गया उनका जो है वो ज्यादा लाइकली, उन्होंने ज्यादा लाइकलीहुड परसीव किया। अब क्यों किया? क्योंकि उन्होंने एंकरिंग ह्यूरिस्टिक जो है उनका हुआ, उन्होंने बाइसनेस शो की जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, यानी कि उन्होंने 90% देखा तो उन्होंने ज्यादा जो है उसे चूज किया, जबकि जिन्होंने 1% चांस देखा तो उन्होंने लेस चूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।